हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले एक कक्षा 10 विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि इसमें 20 एमसीक्यू महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न भी इस वीडियो में मिलने वाले हैं और वर्णनात्मक प्रश्न यानी दीर्घ और लघु उत्तरीय प्रश्न भी मिलने वाले हैं। तो देख सकते हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफी ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण सहित आपको बताना है। ये बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर को आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना, कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण सहित आपको बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस रासायनिक समीकरण में, ठीक है ना, अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उससे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों। अब अभिकारक और उत्पाद क्या होता है, ये आपका रासायनिक समीकरण है, ठीक है ना। इस रासायनिक समीकरण जो आपका ये तीर है, ये तीर है अनुत्क्रमणियता का तीर, ठीक है ना। अनुत्क्रमणियता के तीर के जो ये पीछे वाला भाग है, ये आपका अभिकारक है, ठीक है ना। और ये जो आगे वाला भाग है, ये आपका है, तो ये आपका क्या है, तो ये उत्पाद है, ठीक है ना। तो इसी के बारे में कह रहा है कि अभिकारक और उत्पाद में विभिन्न तत्वों के, इसमें भिन्न भिन्न तत्व है। देख सकते हैं कि मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, ऐसे बहुत सारे रासायनिक समीकरणों में तत्व अलग अलग रहते हैं। उसी को कह रहा है कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या जो होती है बराबर होती है, ठीक है। क्या होती है, परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब आइए इस उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं। अब ये जो दो दिखाई दे रहा है और इस दो पर आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको ध्यान देना है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, जब हम मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में दहन कराया, ठीक है ना, तो हमको क्या प्राप्त हुआ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। क्या हुआ प्राप्त, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन हमको यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो हमको ऑक्सीजन को 2 करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 रहेगा, तो अभी ये कौन सा समीकरण होगा, तो संतुलित रासायनिक समीकरण होगा, ठीक है ना। तो हमको ऑक्सीजन यहाँ पर 2 करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। जब हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मैग्नीशियम में भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है और यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पर भी हमने इसीलिए 2 से गुणा कर दिया है। तो समझ में आ गया, ये आपका रहा रासायनिक संतुलित समीकरण का उदाहरण, ठीक है। और ये आपका रहा इसका परिभाषा कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे ऊष्माक्षेपी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर कि जब हम मीथेन को वायु की उपस्थिति में दहन कराया, तो हमको क्या प्राप्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और देख सकते हैं कि 890 कैलोरी जूल ऊष्मा भी प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। यदि आपको 890 कैलोरी जूल ऊष्मा एक्यूरेट मान पता नहीं है, तो आप केवल लिख सकते हैं ऊष्मा, ठीक है ना, कि जब हम मीथेन को वायु की उपस्थिति में दहन कराया, तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ ही साथ ऊष्मा भी प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। अब हम बात करते हैं, इसी प्रश्न में है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया को भी बताइए। तो यहाँ पर हेडिंग डाला हूँ ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है, उस अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पर आइए इसका भी उदाहरण देख लेते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का। जब नाइट्रोजन को हमने वायु की उपस्थिति में दहन कराया, जब नाइट्रोजन को हम वायु के साथ क्रिया कराया 180.5 कैलोरी जूल के साथ, तो हमको नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राप्त हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं 180.5 कैलोरी जूल के साथ ऊर्जा कराए, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऊर्जा का अवशोषण हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। प्रश्न 1 नंबर है बहुविकल्पीय प्रश्न में कि Fe2O प्लस में 2Al, यहाँ पर देख सकते हैं Al2O3 प्लस में 2Fi
अब यहाँ पर 3 छूट गया है, ठीक है ना, Fe2O3 होता है, ठीक है ना, यहाँ पर 3 छूट गया है तो Fe2O3 प्लस में 2Al, यहाँ पर देख सकते हैं Al2O3 प्लस में 2Fi। यह बात कहना इसका है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है ना। आपको बताना है कि यह संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है कि विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कि जो आयरन Fi है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये एल्युमिनियम यहाँ पर क्या है, अकेला है। लेकिन यहाँ पर एक इसके विपरीत हो गया है, देखिए यहाँ पर जो एल्युमिनियम था ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है, आयरन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा था, लेकिन अब एल्युमिनियम जुड़ गया है, इसमें एल्युमिनियम जो है अकेला है, लेकिन यहाँ पर आयरन अकेला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब एक तत्व दूसरे तत्व को हटाकर उसके स्थापन पर स्वयं स्थापित हो जाए तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कि जो एल्युमिनियम है आयरन को हटाकर, ठीक, आयरन के जगह पर स्थापित हो गया है, यहाँ पर आयरन को हटाकर ऑक्सीजन के साथ अपना संयोजन बना लिया है और आयरन को अकेला कर दिया है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो आपका 2 नंबर है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, PbNO3, PbNO3 का ट्वाइस, PbNO2 का ट्वाइस, PbO। तो इसका राइट आंसर 3rd नंबर हो जाएगा PbNO3 का ट्वाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं 3 नंबर जो आपका प्रश्न है कि लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, Pb2SO4, PbSO4 का ट्वाइस, PbSO4, PbSO4 का थ्राइस। तो लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, PbSO4 होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं जो आपका 4 नंबर प्रश्न है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए यानी कि जल को बिना जीवाणु के बनाने के लिए हमको इसमें क्या मिलाना चाहिए ताकि बिना जीवाणु के हो जाए, यानी फिटकारी, विरंजक चूर्ण, धावन सोडा, बेकिंग सोडा। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए फिटकारी मिलाने की आवश्यकता है, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं जो आपका 5 नंबर प्रश्न है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 0, 7, 7 से कम, 7 से अधिक। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न देख सकते हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 0 होता है, 1 होता है, 7 हो जाए, 14 होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर है कि आशुद्ध जल का आयनिक उत्पाद क्या है। आशुद्ध जल का आयनिक उत्पाद क्या है, 10⁻12 मिली प्रति लीटर, यहाँ पर 10⁻7 मिली प्रति लीटर, 10⁻14 मिली प्रति लीटर, यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो अशुद्ध जल का आयनिक उत्पाद क्या होता है, 10⁻14 मिली प्रति लीटर। यहाँ पर देख सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है, एकल बंध नहीं होता है, चतुष्फलकीय संरचना नहीं होता है, सिंगल बॉन्ड सी आबंध कोण नहीं होता है, सी डबल बॉन्ड सी नहीं होता है। तो सी डबल बॉन्ड सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न जो आपका 9 नंबर है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4 होता है, C3H हो जाता है, C2H6 होता है कि C6H10 होता है। तो प्रोपेन कहे, जब भी प्रोपेन का बात करें तो प्रोप में कितना कार्बन होते हैं, तो 3 कार्बन होते हैं, यानी यहाँ पर 3 कार्बन है और सभी में 3 कार्बन नहीं होते। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले यही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न जो 10 नंबर है कि प्रोपेनॉल क्या है, C3H6OH है कि C2H5OH है, C3H5OH है कि C3H7OH है। तो इसका राइट आंसर C3H7OH हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो आपका 11 नंबर है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र कितना होता है, CnH2n-2, CnH2n+2, CnH2n+1, CnH2n। तो देखिए एल्काइन कह रहा है, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, ठीक है ना। जब एल्केन कहे तो CnH2n-2 हो जाए। अगला प्रश्न 12 नंबर है कि जल में घुलनशील होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। तो जल में घुलनशील विटामिन सी होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है इससे पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो यहाँ पर 14 नंबर है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, अमीनो अम्ल के लिए, ऑक्सीजन का वहन के लिए। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन के लिए। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर है कि निम्न में से कौन सा
एक मानव में मादा तंत्र का भाग है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो शुक्रवाहिका, ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 16 नंबर है कि डीएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, कोशिका केंद्रिका में, केंद्रक में। तो डीएनए पाया जाता है केंद्रक में, ठीक है ना। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तब तक ले जय हिंद जय भारत।